और ये मॉडर्न आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। और इसके अंदर में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 10 चैप्टर्स हैं। दैट मीन्स आपको 10 क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब वो चाहे क्लास आधे घंटे में हो जाए, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए। बाकी हम लोग देख लेंगे, अगर लंबी खींची मान लो तो फिर हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे क्लास को, ठीक है। लेकिन अभी तो प्लान यही है कि 10 क्लास, ठीक है भाई। अच्छा, तो 10 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस चैप्टर का। मैं हमेशा जो अपने क्लासेस स्टार्ट करता हूं तो बच्चों को एक मुद्दा बताता हूं, और मुद्दा क्या होता है कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या वास्तव में डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब आप लोगों को और बढ़िया से विजिबल होंगी चीजें यहाँ पर, ठीक है। डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है भाई। एक जमाना था जब इतिहासकार, हिस्टोरियंस डेट्स के ऊपर ही चर्चा करते रहते थे, तिथियों की चर्चा करते रहते थे। और हिस्ट्री को इतना इन लोगों ने बोरिंग बना दिया था, इतना जो है इतना बोरिंग। देखो यहाँ पे, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली, और जो बातें हमारे सामने आई वो बातें ये उभर के सामने आई कि हिस्ट्री के अंदर में, ठीक है, केवल डेट्स को रटना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट्स तो घटनाओं को जोड़ने में काम आती हैं। जो असली चीज है यहाँ पर वो घटनाओं को जो है जोड़ करके समझना। जो असली चीज है वो घटनाएं हैं, वो इवेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा, इस पहले पेज के अंदर में पूरा लब्बो-लुआब इसी चीज का। बड़े सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्या भारत के लोगों ने एक दिन में ही चाय पीना शुरू कर दिया, या कॉफी पीनी शुरू कर दी भारत के लोगों ने, या रेलवे एकदम से आ गया भारत के अंदर में? नहीं, ऐसे थोड़े ना है कि मतलब एक दिन लोग उठे आज से चाय पियेंगे सब लोग। प्रोसेस था पूरा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे चाय के बागानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उनको चाय पीनी सिखाई, वहां से चीज शुरू हुई। रेलवे लाइन जब बिछाना शुरू किया गया तो उसमें एक वक्त लगा, और जब पहली ट्रेन चली तो निश्चित रूप से रेलवे की पटरी बिछाने से लेकर के पहली ट्रेन के चलने तक एक वक्त रहा होगा। तो हिस्ट्री के अंदर में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जानना। अब देखो, ये चीजें एकेडमिक्स के बच्चों को इतना जो है आप जो समझाते हैं, थोड़ा वहां पे सीमाएं बन जाती हैं, क्योंकि वो बच्चा जो होता है जो एकेडमिक्स में पढ़ रहा होता है, वो बच्चा क्लास 8 का है, वो इतना गहराई से चीजों को शायद ना समझ पाए। लेकिन आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम 12 तो पास कर ही रखा है। ग्रेजुएट्स भी होंगे जो इस क्लास को देख रहे होंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को कि हिस्ट्री के अंदर में कई सारी चीजें होती हैं जो एक एक समय में घट जाती हैं। जैसे कोई युद्ध हुआ तो वो XYZ डेट को स्टार्ट हुआ, लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, चाय पीना, कॉफी पीना, रेलवेज का आना, तो ये सब प्रोसेस है, और प्रोसेस को आप एक पर्टिकुलर टाइम में फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा भाई चलिए, ये तो पहले पेज की घटनाक्रम हो गई। अब यहाँ पर पहले पेज पर ये जो फिगर 1 है, इसमें से बड़े जबरदस्त क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो तुम्हें स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हिंदुस्तान बाई जे रेनेल। रेनेल जो है रॉबर्ट क्लाइव का एक साथी था, रॉबर्ट क्लाइव का एक साथी था, ठीक है भाई। और इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में, जो भारत के पुरोहित ब्राह्मण्स जो हैं, इनके हाथों में देखिए ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं ये। और ये ब्रिटानिका, ये इमेज है ब्रिटानिका की, ब्रिटेन की इमेज है, एक महिला रूप में ब्रिटेन की इमेज है कि ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये जो ब्राह्मण्स हैं ये अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को जो है ये दे रहे हैं ब्रिटानिका को कि आप इनकी रक्षा करिए, अब जरा इसको आगे बढ़ाइए, कंपटीशन से लाके जोड़िए। तो आप जब
इंडियन हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं आप लोग आईएएस पीसीएस के लिए, आप मेंस की जब तैयारी करते हैं तो वहां पर हिस्ट्री को पढ़ने का एक अप्रोच आता है, पैट्रियार्कल अप्रोच, पितृसत्तावादी अप्रोच। हिस्ट्री को पढ़ने का एक अप्रोच आता है पितृ सत्तात्मक या पैट्रियार्कल, इंग्लिश में कहें तो पैट्रियार्कल अप्रोच। और पैट्रियार्कल अप्रोच के अंदर में अंग्रेजों ने क्या कहा था? पैट्रियार्कल अप्रोच के अंदर में अंग्रेजों ने यह कहा था कि देखिए ऐसा है, जस्ट वाइल, पैट्रियार्कल अप्रोच के अंदर में अंग्रेजों ने ऐसा कहा था कि हमने भारत पर जो कब्जा किया वो हमने कब्जा करके एहसान किया, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो रहा था और हमने हिंदुस्तान को बर्बाद होने से बचाया। और पैट्रियार्कल अप्रोच के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम आता है जेम्स मिल जैसे इतिहासकार, आप यहां देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि जेम्स रेनेल जो है कौन था? तो ये जो है एक कार्टोग्राफर था, एक मानचित्रकार था, नक्शा नवीस था, जेम्स रेनेल। और इसने 1782 में जो है हिंदुस्तान का जो है एक मैप तैयार किया था, ठीक है भाई, ओके। जेम्स फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनेल इन 1782, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। हिंदुस्तान का पहला नक्शा अंग्रेजों के समय में जेम्स रेनेल ने तैयार किया था इन 1782, आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया वाज मेड बाय जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। भारत का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने तैयार किया था, ठीक है भाई, जेम्स रेनेल ने तैयार किया था। ओके, चले आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे आ जाइए। अभी तक जो जो तुमको सारी बातें बताई हैं इस पैराग्राफ को जरूर देखिएगा, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ में काफी सारी यही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है भाई, कि आप इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी घटनाएं जो एक समयांतराल पर हुई हैं, एक लंबे पूरे टाइम रेंज के अंदर में हुई है, उसके लिए आप कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि हिंदुस्तान पर कब्जा, हम लोग पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं 1757 से, लेकिन क्या बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों ने जब जीता तो क्या हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया था उनका? नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे होगा। उस बड़ी घटना का शुरुआत है, आरंभ है वहां से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखी हुई यहाँ पर मिलेंगी, ओके। अब इस मैप के अंदर में, ये मैप के अंदर बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन है, मैं इसको ना जूम कर देता हूं, जरा देखिएगा आप लोग इसको। लिप्टन टी का एड है, ठीक है, और लिप्टन टी के इस एड के अंदर में 1922 का ये एड है। और इस एड के अंदर में जो है, ये जो बंदा जो यहाँ पर घोड़े पर दिखाई पड़ रहा है, बंदा जो घोड़े पर दिखाई पड़ रहा है, ये है प्रिंस आर्थर, जहां तक मुझे याद है, आप इसका नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंस आर्थर, बिल्कुल सही बोला मैंने भाई, प्रिंस आर्थर, क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा। आप आ गया एग्जाम का क्वेश्चन, आ गया एग्जाम का क्वेश्चन यहीं पर। हु वाज प्रिंस आर्थर? प्रिंस आर्थर वाज थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा था क्वीन आर्थर। और ये क्वीन विक्टोरिया वही है जिन्हें हिंदुस्तान की पहली रानी डिक्लेयर किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद में। विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया फर्स्ट कहते हैं इनको, तो उनका बेटा है। कि जो लिप्टन चाय पीते हैं, जो लिप्टन चाय पीते हैं वो राजा, एकदम राजा लोग हैं, राजा लोग लिप्टन चाय पीते हैं। आप समझिए मतलब किस तरीके से ये जो एड की, एडवर्टीजमेंट की जो दुनिया है, ये आज से ऐसी नहीं है, हमेशा से ऐसी रही है लगभग। अब बदलाव हो तो हुए हैं वक्त के साथ में, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब इस डेट्स के अंदर में कुछ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा।
कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बात का फैसला होता कैसे है कि दिस डेट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो डेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये डिपेंड करता है घटना के ऊपर में। किस पर डिपेंड करता है? घटना के ऊपर। जैसे कि 23 जून 1757, क्या है ये डेट, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए चले गए। तो निश्चित रूप से डेट इंपॉर्टेंट है, घटना इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जब भारत आ गए 1915 में, जनवरी 1915 में, तो उसके उनके आने के बाद भारत की राजनीति के अंदर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अंग्रेजों की राह बड़ी मुश्किल कर दी। तो निश्चित रूप से गांधी जी का भारत में आने का डेट इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद ने जब शिकागो के अंदर भाषण दिया 1893 में, तो वहां से भारतीय अध्यात्म की, इंडियन स्पिरिचुअलिटी की एक अलग इमेज तैयार हुई वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। तो घटनाएं, इवेंट्स जो होती हैं वो इस बात को डिसाइड करती हैं कि डेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भाई, अगर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं, हम लोग इनको पढ़ते हैं, उनके कामों को पढ़ते हैं, और जिस गवर्नर जनरल ने बड़े पॉपुलर काम किए होते हैं निश्चित रूप से वो इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए भाई, थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, आप इस डायग्राम को देखिए जरा। वॉरेन हेस्टिंग्स ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। आप थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, कुछ चीजें ना एनसीईआरटी में भी प्रिंटिंग में गड़बड़ की हुई है कई जगहों पर। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर इंडिया नहीं है, ये गलती है, यहाँ पर क्या आएगा? बंगाल आएगा। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो विलियम बेंटिक था 1833 में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो भाई इसी को लेके जाएं, जो टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में तो भैया ये ब्रह्म वाक्य है। लेकिन जो लोग सीटेट के अलावा, टीचिंग के एग्जाम्स के अलावा अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, और आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ आप लोगों को, आज मेरे हिसाब से कहीं पर नाम लिखा भी था उसका, मेरी निगाह में जो है वो नाम कहीं से गुजरा था, नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं है, लिख देंगे हम, यहाँ लिख लो विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये भाई साहब बने थे गवर्नर जनरल 1833 में। कब बने थे? 1833 में। चलिए आगे बढ़ो भाई क्रांतिकारियों। ठीक है, हाउ डू वी पीरियोडाइज, कालक्रम का निर्धारण कैसे किया जाता है? हम इतिहास को अलग अलग खंडों में बांटते कैसे हैं? अब ये डिपेंड करता है इतिहासकार किस सोच का है। जैसे 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था, इसने एक किताब निकाली, 3 वॉल्यूम में थी किताब, ध्यान रखना 3 वॉल्यूम में। किताब का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एग्जाम का क्वेश्चन है यहाँ पर, हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? नंबर 1 पहला क्वेश्चन हो गया, जेम्स मिल ने लिखी। जेम्स मिल कौन था? स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक था, स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर था। ही वाज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। ओके,
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन इन 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम में लिखा गया था। जो पहला वॉल्यूम था उसका, उसे हिंदू हिस्ट्री नाम दिया गया, सेकंड को मुस्लिम हिस्ट्री और थर्ड को ब्रिटिश हिस्ट्री। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्राचीन भारत में क्या केवल हिंदू थे? बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी तो थे, अन्य छोटी छोटी विचारधाराएं भी तो थी। और मध्यकाल में हिंदुओं के बाद क्या केवल मुस्लिम ही बचे? क्या केवल मुस्लिम ही बचे? जेम्स मिल के इस निर्धारण का कई सारे इतिहासकारों ने विरोध किया, गलत है। अच्छा, फिर जो अन्य इतिहासकार है उन्होंने क्या किया? अब देखो बड़ी मजे की बात है यहाँ पर, जो अन्य इतिहासकार है उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या बोला कि जो भारत का जो इतिहास है, ठीक है भाई, इसको हम लोग कैसे बांटेंगे? इसको हम लोग बांटेंगे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। बट माय डियर, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट है कहानी में? क्योंकि मॉडर्न का जो डिवीजन है, जो मॉडर्न की जो परिभाषा है, ये कहां से उठाई गई है? यूरोप से। आधुनिक शब्द जो है, जो हमारे जो शब्द है आधुनिक भारतीय इतिहास, बहुत ध्यान से समझना है शब्द को, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास। और जो आधुनिक शब्द है इसमें, ये कहां से लिया गया है? यूरोप से। ये लिखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पर इस पर लिखा है, पूरी कहानी लिखी है इसकी, आप लोग हिंदी में देखिएगा इसको। जो आधुनिक शब्द है कहां से बोरोड है? वेस्ट से, पश्चिम से बोरो किया। यूरोप के अंदर में, मध्यकाल के अंदर में ढेरों बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, धार्मिक बुराइयां। और आधुनिकता का मतलब क्या था यूरोप में? यूरोप के अंदर में आधुनिकता का मतलब क्या था? समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी आप लोग यहां देख लीजिएगा, यहां भी लिखा हुआ है, विज्ञान का आना, तर्क का आना, लोकतंत्र का आना, स्वतंत्रता का आना, समानता का आना, ये शब्द एलिमेंट किसके थे? मॉडर्निटी के, आधुनिकता के तत्व थे ये यूरोप में। विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, आजादी, समानता। अब जरा आप बताओ कि आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जरा बताओ। अंग्रेजों को पढ़ते हैं ना हम लोग। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, चलो ठीक है, एक हद तक उन्होंने विज्ञान को लाया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तर्कवाद भी आया। लेकिन क्या भारत में लोकतंत्र स्थापित कर दिया था अंग्रेजों ने? क्या भारत में हमको आजादी थी? क्या हमें समानता थी? नहीं थी मेरे दोस्त, नहीं थी। और अंग्रेज क्या कह रहे थे इसको? कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। और आजकल डिबेट होती है इस बात पर कि ये जो जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया है, इसको हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास क्यों कहते हैं? वास्तव में भारत में अगर आधुनिक भारतीय इतिहास की हम बात करें तो वो आजादी के बाद आरंभ होना चाहिए। जी हाँ, इतिहासकारों का एक समूह है, वो ये कहता है कि भारत के अंदर में जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो आजादी के बाद आरंभ होना चाहिए। और आज भी हमारे समाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आजादी नहीं है, समानता नहीं है। लोकतंत्र अभी भी भारत में मैच्योर हो रहा है। ढेरों अंधविश्वास है हमारे समाज के अंदर में आज भी, लेकिन अंग्रेजों के काल से तो बेहतर। जिसे हम लोग कहते हैं आजादी के बाद का भारतीय इतिहास, कायदे से उसे बोलना चाहिए आधुनिक भारतीय इतिहास। और जो अंग्रेजों के जो समय का इतिहास है उसे औपनिवेशिक इतिहास बोल दीजिए, कॉलोनियल हिस्ट्री बोल दीजिए। ये बहस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ढेरों इतिहासकार इस काल को, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, उसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? औपनिवेशिक। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की दम। अब देखो, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाते हुए देखा होगा नॉर्मल क्लासेस में, तो वो अंतर महसूस कर रहे होंगे, कि सर निश्चित रूप से ये एनसीईआरटी को पढ़ना डॉक्यूमेंट्री है और इसीलिए मार्केट इसको अवॉइड करता है। लेकिन नुकसान कौन झेलता है? आप झेलते हैं। तो हमारी टीम का एक ये एफर्ट है यहाँ पर कि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं।
आपको लगाना पड़ता है अपने आप को। आप जब अपने आप को लगाते हैं मेहनत में तब परिणाम मिलते हैं। ठीक है भाई। तो व्हाट इज कॉलोनियल, औपनिवेशिक, इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, आप अंग्रेज जब भारत के अंदर में आए तो वो क्या करते थे? भारत के अंदर में कम कीमत पर वस्तुएं खरीदते थे और ब्रिटेन में जाकर के अधिक कीमत पर बेचते थे, और जो दोनों का अंतर होता था वो उनका मुनाफा होता था। अच्छा, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत के अंदर में कब्जा करना शुरू किया। अच्छा भाई, तो जब उन्होंने भारत के ऊपर में कब्जा करना शुरू किया तो कब्जा किया उन्होंने, और फिर भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भारत का समाज, संस्कृति, इन सब में बदलाव करना शुरू किया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनाइजेशन। इसी को हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण। और ऐसी सत्ता को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनियल पावर, औपनिवेशीकरण कहते हैं। और ऐसी सत्ता को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनियल पावर। मैं फिर से बता दूं आपको कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के आर्थिक शोषण के लिए उस देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव करना शुरू करे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। ठीक है भाई। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा टर्म है कि क्या हमारा एक इतिहास है, कई सारे इतिहास है। बहुत जबरदस्त लाइन है ये। सब अल्टर्न अप्रोच के साथ में कनेक्ट हो। इतिहास को पढ़ने का एक अप्रोच है जिसे हम लोग कहते हैं सबाल्टर्न अप्रोच। हिंदी में भी इसको सबाल्टर्न ही कहते हैं। इतिहास को देखने के सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। सबाल्टर्न विचारधारा, इतिहास को पढ़ने की एक विचारधारा हम बता के भी आ रहे हैं आपको, पितृसत्तात्मक विचारधारा। इसमें अंग्रेज ये कहते थे कि हमने कब्जा करके तुम पर एहसान किया है, पिता की तरह। सबाल्टर्न अप्रोच क्या कहता है? सबाल्टर्न अप्रोच कहता है कि जो लीडरशिप है वो जनता के हाथ में होती है, और जो लीडर आपको टॉप पर दिखता है वो वास्तव में कुछ नहीं कर रहा होता है, वो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। भारत में एक बड़े अच्छे इतिहासकार हुए हैं सुमित सरकार सर, वो सबाल्टर्न अप्रोच के काफी करीब लिखते हैं। बाकी सबाल्टर्न अप्रोच के जो फादर कहे जाते हैं वो एक इटालियन हिस्टोरियन है, एंटोनियो ग्रैम्शी। एंटोनियो ग्रैम्शी, उनको फादर कहा जाता है सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग का। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री शुरू कहां से होती है? किसान विद्रोहों से, किसानों से, मजदूरों से। कि वो जब भी कोई बात करेंगे ना, किसी आंदोलन की बात करेंगे, किसी घटना की बात करेंगे, तो वो उस समय की पहले सामाजिक स्थिति, किसान, मजदूर, वो क्या, फिर वो स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे टॉप की। तो निश्चित रूप से हम लोग जो अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो राजाओं की बात करते हैं। आधुनिक इतिहास की बात करें तो गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं। लेकिन क्या केवल गवर्नर जनरलों का ही इतिहास रहा है? क्या राजाओं का इतिहास ही रहा है? मजदूरों का, किसानों का, जमींदारों का, जनजातीय लोगों का, महिलाओं का, शूद्रों का, अछूतों का, क्या उनका इतिहास नहीं है? है मेरी जान। ठीक है भाई। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है अवर पास्ट, बहुवचन में। हमारा हमारे अतीत, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके अलावा हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में? सिंपल है ये। जो अधिकारी होते थे वो नोटिंग करते थे, जो है लिखते थे नोट्स, लेटर्स। तो वो जो म्यूजियम्स वगैरह होते थे उनके अंदर में रखी जाती थी वो चीजें। इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, जो बातें मैंने बताई हैं इसी को एक स्ट्रक्चर से यहाँ बताया गया है। किस तरीके से जो है कलेक्ट्रेट से, तहसीलदार से, फिर गांव के लोगों तक किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, प्रशासन किस तरीके से आपस में पत्रों का आदान प्रदान करता है, और वो पत्र रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि भविष्य में
जब कोई निर्णय लिए जाए तो उनका इस्तेमाल किया जा सके, या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो किस जवाबदेही तय की जा सके कि निर्णय आखिर किसका था। तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर में संग्रहालय, अभिलेखागार बनाने शुरू किए। ठीक है भाई। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, ये एक एग्जांपल है। 1946 में भारत के अंदर में जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत के अंदर में एक इंडियन नेवी ने एक विद्रोह किया था नौसेना ने। नौसैनिकों ने कहा कि हमें खाना ठीक से नहीं मिलता, सैलरी बराबर नहीं मिलती अंग्रेजों की, हम काम नहीं करेंगे। तो अब होम डिपार्टमेंट इनकी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। बॉम्बे में क्या घट रहा है उसकी रिपोर्ट आ रही, कराची में क्या आ रहा है, विशाखापत्तनम में क्या हो रहा है। डायरेक्टर ऑफ, अब यहां देखिए लिखा हुआ है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडियन कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर दिस होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट। समझ रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है। अब किसान आंदोलन चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर केवल किसान हैं, प्रशासन के लोग नहीं है वहां पर? बिल्कुल होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पक्का होंगे, पुलिस भी होगी सिविल ड्रेस में उनके बीच में, और वो अपने इनपुट तैयार कर रहे होंगे, सरकार तक वो इनपुट पहुंच रहे। ओके, तो ये चित्र है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, केम अप इन द 1920। अब एग्जाम का क्वेश्चन हो गया कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है भारत का वो कब बना? 1920 में बना। ठीक है भाई। और ये नई दिल्ली में बनाया गया वायसराय के घर के पास में। वायसराय का घर मतलब आज का राष्ट्रपति भवन। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये वो बंदे थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। देख लेना, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। तो भाई, और यहां से आप लोग लिख लेंगे इस पॉइंट को कि 1946 में शाही नौसेना ने विद्रोह किया था। इन 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड। और लोकेशंस लिख लेना, बॉम्बे, कराची, विशाखापत्तनम, ये लोकेशंस हैं जहां जहां विद्रोह हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार बना 1920 में, कहां बना? नई दिल्ली में बना। अब यहाँ वायसराय हाउस की बात क्यों की जा रही है? वायसराय हाउस इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और उसके करीब में ही बनाया गया इसको, अभिलेखागार को। क्यों? प्रशासन के पास में जब सारा डेटा हर वक्त मौजूद होगा, हर समय उसके करीब में ही मौजूद होगा, तो उसको रेफर करना भी तो आसान होगा। भाई, राष्ट्रपति भवन या वायसराय के घर के पास जितनी भी इमारतें होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी। तो अगर इस नेशनल आर्काइव को, राष्ट्रीय अभिलेखागार को राष्ट्रपति के वायसराय के घर के पास बनाया गया था, इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है भाई। ओके, सर्वेस कराए जाते थे। ठीक है भाई, ये बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह जो है पौधों के भी सर्वे कराए जाते थे। कस्टर्ड एप्पल का ये प्लांट है एक। ठीक है भाई। ओके, कि पौधे वगैरह किस तरह के उपलब्ध हैं, जड़ी बूटियां किस तरह की उपलब्ध हैं, उनके भी सर्वे होते थे। सिर्फ प्रशासन के सर्वे नहीं होते थे। ओके, और ये पौधों के ऊपर सर्वे क्यों होते थे? क्यों? ताकि भारत की जलवायु, यहाँ के जीव जंतु, इन सबकी भी जानकारी मिल सके और उनके लिए अलग से नीतियां बनाई जा सके, इसलिए सर्वे करवाए जाते थे। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल, आधिकारिक अभिलेख जो होते हैं वो क्या नहीं बताते हैं? देखिए भाई, जो आधिकारिक अभिलेख होते हैं वो कई सारी जो बहुत बेसिक जानकारियां होती हैं, कई बारी वो नहीं बताते हैं। बहुत माइन्यूट इंफॉर्मेशन जो होती है वो नहीं बताते हैं। ओके, जरा यहां पर आप लोग देखिएगा, when we begin to search for these records, these other sources, we find them in plenty. just एक सेकंड रुकिएगा। जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं उनमें जो चीज मिसिंग होती है कई बार, वो क्या मिसिंग होती है?
कि जनता या जनता क्या सोच रही थी, लोग क्या महसूस कर रहे थे, जो वो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। सरकारी रिकॉर्ड में ये तो मिल जाता है कि ये हुआ। जैसे मैंने अभी किसान आंदोलन का जिक्र कर दिया आप लोगों से, तो किसान आंदोलन में जो लोग वहां पर जो भी उनकी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये तो मालूम चल रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, इसका इसका डिटेल नहीं मिलेगा। चलिए आप जरा स्क्रीन पर देखिए, ये एक मैपिंग एक है, जो है ये एक इमेज है। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप एक इतिहासकार थे, और ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप 1837 में, और ये इमेज है 1832 की। अब यहाँ पर देखिए आप, जेम्स प्रिंसेप ने जो कि इस चित्र को बनाया है वो इतिहासकार थे। तो अगर कोई एक्सपर्ट इस काम को करेगा, तो आप यहाँ देखिए ये उपकरण रखे हुए हैं सारे, जो एक्सकेवेशन में, खुदाइयों में काम आएंगे। यहाँ पर देखिए बंदा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये मजदूरों के चित्र है, सारा काम एकदम सब बारीकी से उन्होंने बनाया है, चित्र किया है, बारीकी से इसको पेंट किया उन्होंने। खास क्या थे ना, तो डेटा की इंपॉर्टेंस समझते थे। अच्छा भाई, अब एक इमेज ये देखिए, 57 के विद्रोह की इमेज देखिए। अब इस इमेज में देखिए, अब इसको सरकारी लोगों ने बनाया है। अब इस इमेज में ये जो भारतीय लोग हैं, इन्हें क्या दिखाया जा रहा है, लूटपाट करते हुए दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि 57 के विद्रोह में जो विद्रोही थे वो लुटेरे थे, और ये देखिए अंग्रेज आ रहे हैं, उनकी सेनाएं आ रही हैं, उनको मार रही हैं। ये देखिए यहाँ पे धन संपत्ति बिखरी पड़ी है। 57 के विद्रोह को हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब देखिए चित्रों में फर्क किस तरीके से आता है। पेडागॉजी में तुम्हें हेल्प करेगा सीटेट वालों, और जो लोग सिविल की तैयारी वगैरह कर रहे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि इतिहास को देखने के अलग अलग अप्रोचेस कैसे होते हैं। आप लोग जब मेरी फुल फ्लेश्ड क्लासेस देखेंगे वहां यहाँ पर, तो आप बढ़िया से समझ पाएंगे चीजों को। और जब आप मेंस की तैयारी करने जाओगे, जब मेंस की प्रिपरेशन करोगे आप, जब मैं मेंस की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर सारी चीजें कनेक्ट होंगी जाकर के। इतिहास को पढ़ाने के अप्रोचेस में नेशनलिस्टिक अप्रोच, पैट्रियार्कल अप्रोच, सबाल्टर्न अप्रोच, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच, कम्युनल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सब। ओके चलिए भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग यहां से। और 1946 में मैंने नेवी के विद्रोह के बारे में आपको बताया था, लेकिन एक रिपोर्ट है पुलिस स्ट्राइक की 1946 की, और ये रिपोर्ट कहाँ छपी थी, देख लेना इसको, दिल्ली में विद्रोह, ये दिल्ली में स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक थी। 2000 से अधिक पुलिस वालों ने खाना खाने से मना कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स, HT, 22 मार्च 1946 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो बातें अंग्रेजों ने अपनी किताबों में नहीं लिखी, वो कहां से देखने को मिले फिर। तो उनके लिए हम लोग जो अदर सोर्सेज है, जो लोकल सोर्सेज है, उनको देखते हैं, मैगजीन्स जो छपी उनको देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वहां से जानकारियां प्राप्त होती हैं हम लोगों को। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बारी। ठीक है भाई, ये इसका हिंदी वर्जन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और हिंदी वर्जन भी मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको बढ़िया से देखिए। ठीक है भाई, आप अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो ब्रेक लेकर के फिर देख सकते हो, 2 पार्ट में खत्म कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर ये ऐसे हैं कि ये मेरे हिसाब से ये एक बार में ही खत्म करने पड़ेंगे, इनको 2 बार में नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, चलिए भाई, इट्स ऑल अबाउट। और बाकी आप लोग अपने फीडबैक्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अपने फीडबैक आप हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो इन क्लासेस को आपके लिए और बेनिफिशियल अगर बनाना है तो बना देंगे। कुछ और अगर कर सकते हैं 9650928889। ठीक है भाई, इस नंबर पर आप अपने फीडबैक्स भेज सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।